नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तैयार है 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का अखाड़ा। तैयार हैं पहलवान। देखना होगा कौन होगा बलवान, कौन होगा चारों खाने चित। सियासत के एक एक दांवपेच की हर खबर के साथ हाजिर हैं हम, लेकर 28 का अखाड़ा। इस अखाड़े में कूद पड़े हैं सियासत के बाहुबली, देने एक दूसरे को पटखनी देने के लिए दांवपेच भी आजमाना शुरू कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 28 का अखाड़ा। सीएम शिवराज आज जाएंगे दिल्ली। दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। चुनाव समिति की आज बैठक है दिल्ली में। उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर फैसला हो सकता है। तो उम्मीदवारों की लिस्ट 1-2 दिन में आ सकती है बीजेपी की, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली का दौरा। और आपको बता दें, चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक है और बिहार विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर भी ये बैठक है। उपचुनाव है मध्य प्रदेश में और लिस्ट आने से पहले मुख्यमंत्री का दौरा है, तो जाहिर है कि उम्मीदवारों के नामों पर भी फैसला हो सकता है। हालांकि 25 प्रत्याशी लगभग तय माने जा रहे हैं जो बीजेपी में आए कांग्रेस छोड़कर, लेकिन 3 सीटें ऐसी जिसमें विधायकों के निधन के बाद 3 सीटें खाली हुई। उन 3 सीटों पर बीजेपी ने 2 या 3 नामों का पैनल तैयार किया है। तो अब यही लग रहा है कि 1-2 दिन में लिस्ट आ सकती है बीजेपी की। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए 1 बजे रवाना होंगे। तो आज 1 बजे, अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रवाना होंगे दिल्ली के लिए। चुनाव समिति की बैठक है और आपको बता दें कि उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट अभी आनी बाकी है बीजेपी की। तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस पर भी फैसला होगा, इस पर भी मंथन होगा। हालांकि बीजेपी कहती आई है कि बीजेपी ने कहा है कि प्रत्याशी लगभग तय हैं। रंजना जुड़ गई है हमारी संवाददाता हमारे साथ। रंजना, 1 बजे मुख्यमंत्री रवाना होंगे दिल्ली की ओर। अहम इसलिए भी क्योंकि अभी लिस्ट आनी 1-2 दिन में, उससे पहले वो दिल्ली के लिए रवाना। जी श्रद्धा, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 1 बजे दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली में जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति की बैठक है उसमें शामिल होंगे। और उम्मीद यही की जा रही है कि जो बैठक होगी उसमें केंद्रीय नेतृत्व से वो मध्य प्रदेश में जो 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उन सीटों पर उम्मीदवारों की सूची को लेकर जरूर चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर 2 से 3 दिन पहले की बात करी जाए श्रद्धा, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 दिन पहले भी दिल्ली रवाना हुए थे और वहां पर केंद्रीय नेतृत्व से उन्होंने चर्चा की थी और पीएम मोदी से मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को लेकर चर्चा भी हुई थी। और उम्मीद यही की जा रही थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब दिल्ली से वापस लौटेंगे तो उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभी 2 से 3 दिनों का वक्त हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों की सूची जारी होने से पहले एक बार फिर से दिल्ली में मंथन होगा और उसी मंथन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हो रहे हैं। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब आज दिल्ली से वापस लौटेंगे तो हो सकता है कि 2 दिनों के भीतर लिस्ट जारी हो जाए। हालांकि ये भी एक बात है कि 25 सीटों पर इनके उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 25 विधानसभा सीटों पर जीत का गणित क्या है, किस तरह से उम्मीदवारों के वहां पर हालात है, किस तरह से जो उम्मीदवार है जो कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जनता का उनके प्रति रुख क्या है, किस तरह से वो विश्वास जनता का जीत पाने में सफल है यानी, या फिर भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, इन तमाम बातों को लेकर आज दिल्ली में मंथन होगा और वहां पर तमाम केंद्रीय नेताओं से चर्चा भी की जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस जो यहाँ पर 3 सीटों पर जो पेंच फंसा हुआ है, चाहे वो जौरा की बात करी जाए, आगर और व्यावरा की, इन 3 सीटों को लेकर भी दिल्ली में चर्चा होगी। और फिर उसके बाद ये माना जा रहा है कि फिर जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से वापस भोपाल लौटेंगे तो 28 की 28 सीटों पर 2 दिन के भीतर उम्मीदवारों के नाम बीजेपी का बार-बार यही कहना है कि भाई जो लिस्ट है वो तय है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्याशी तो तय है, उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद औपचारिक घोषणा बाकी है। 3 सीटें जो जौरा, ब्यावरा और आगरा की, आपने जिन 3 सीटों की बात की, इसके लिए पैनल भी बनाया गया है 2 से 3 नामों का। रंजना, तो जाहिर है जैसा कि आपने भी कहा कि इस पर भी मंथन होगा, लेकिन कांग्रेस ने तंज भी कसा है। कांग्रेस का कहना है कि फिर दिक्कत क्या है, अगर सब प्रत्याशी तय हैं तो लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही है बीजेपी?
जी श्रद्धा, बिल्कुल सवाल यही खड़ा होता है कि जब तमाम जो मंत्री हैं वो भी इनके साफ कर चुके हैं कि पहले से उनके नाम तय हैं, जो कि क्योंकि पहले ही कहा गया था कि जो कि 25 नेता हैं जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, तो उनको यही कहा गया था कि जब उपचुनाव होंगे तो आपको ही मैदान में उतारा जाएगा, यानी उस सीट से आप ही उस क्षेत्र का चेहरा होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अब तक इन पर औपचारिक रूप से मोहर नहीं लगी है, यानी अभी तक अनौपचारिक तो कहा जा रहा है लेकिन औपचारिक घोषणा अभी होना बाकी है। लेकिन इसमें यही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी तमाम पहलुओं पर दिल्ली में चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होती है कि आखिर मध्य प्रदेश का सियासी गणित क्या कह रहा है, किस तरह से बीजेपी के प्रति माहौल है, जनता के प्रति जो उम्मीदवारों का रुख है वो क्या देख रही है जनता उम्मीदवारों को लेकर जो दल बदल करके रहे हैं, तो उनका विश्वास क्या ये उम्मीदवार जीत पाने में सफल होंगे या नहीं, या फिर ऐसा ना हो कि इन उम्मीदवारों को मैदान में उतार तो दिया जाए लेकिन जो विश्वास है वो हासिल करने में ये उतना सक्षम ना हो पाए। यही वजह बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जो दल बदल कर आए हैं, क्योंकि ये जाहिर है कांग्रेस भी वहां पर प्रचार प्रसार कर रही है, तो जनता के मन में क्या है, और अगर वो प्रत्याशी जो दल बदल कर आए हैं अगर वो प्रत्याशी हैं उनके लिए जनता का क्या रुख है, ये एक मंथन करने का विषय है। मैं फिर कहूंगी, हालांकि बीजेपी कह चुकी है कि जो प्रत्याशी हैं वो तय हैं, लेकिन इस बात की तरफ तो जाहिर है ध्यान गया ही होगा और इसका ख्याल रखा ही होगा। क्या इस सब के मंथन के बाद लिस्ट अप? रंजना सुन पा रही है मुझे? जी श्रद्धा, बिल्कुल ये हालांकि ये तय है कि 25 सीटों पर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अभी विरोध हो रहा है, यानी कल की ही बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी में ब्यावरा से भी कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे जिन्होंने विरोध जताया था और वो ये कह रहे थे कि ब्यावरा सीट से नए प्रत्याशी को यानी नए चेहरे को मैदान में उतारा जाए। और यही वजह है कि उनका यही कहना था कि पिछली बारी जब पुराने चेहरे को मैदान में उतारा गया था तो वो प्रदर्शन नहीं कर पाया था जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने की थी। तो ऐसे में अब इन तमाम बातों को भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पहले से ही पुराने नेता है बीजेपी के, उनके मन में भी कहीं ना कहीं असंतोष है। भले ही बार बार बैठकें हो रही हैं, लेकिन बैठकों के जरिए भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन ये बातें निकल कर बाहर नहीं आती। पॉइंट है, क्या रणनीति रूठों को मनाने की रणनीति भी तैयार जाहिर है की गई होगी, क्योंकि जब भी लिस्ट की बात आती है चाहे कोई भी पार्टी हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं प्रत्याशी और कार्यकर्ता, बहुत सारे दावेदार जो लंबे समय से अब जमीनी स्तर पर उतरकर पूरी मेहनत करते हैं, और जब उनको टिकट नहीं मिलता तो फिर बगावती तेवर भी देखने को मिलते हैं। तो उनको कैसे मनाया जाएगा, उनको कैसे समझाइश दी जाएगी, इसकी भी तैयारी की गई होगी। जी श्रद्धा, बिल्कुल इसकी तैयारी की गई है और इसी बात को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में बैठकें भी चल रही हैं। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जरूर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये तय है कि वही जीतेगी और 28 के 28 सीटें जीतेगी। ऐसे में रणनीति को लेकर तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि रणनीति को लेकर कोई बैठक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास जीतने में सफल है। लेकिन ये बातें अगर छोड़ दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस के मुकाबले जिस तरह से कांग्रेस अभी रणनीति बना रही है, उम्मीदवारों की कर दी है, तो भाजपा को भी अभी अपनी रणनीति बना रही है और ये नए सिरे से वो तैयारी कर रही कि आखिर रूठों को मनाया जाए, नाराजगी दूर करी जाए, क्योंकि भाजपा का लिस्ट में अगर देरी हो रही है तो सारी चीजों को पहले से स्टेप बाय स्टेप काम किया गया है कि रूठों को कैसे मनाना होगा, किसको टिकट देना सही है, सारी चीजों पर मंथन करके ही शायद लिस्ट उसके बाद आएगी। और उससे पहले मुख्यमंत्री का दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है, दिल्ली का दौरा आज 1 बजे रवाना होंगे। शुक्रिया रंजना तमाम जानकारी देने के लिए। 28 के अखाड़े की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। कांग्रेस की एक और लिस्ट आज आने की उम्मीद है। 4 सीटों के लिए हो सकता है नामों का ऐलान, और वो 4 सीटें मुरैना, मेहगांव की और बड़ा मलहरा, ब्यावरा, ये 4 सीटें हैं जिसके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है। लगातार इस पर भी मंथन चल रहा है। 24 सीटें तो बड़ी तेजी के साथ कांग्रेस ने 24 सीटों पर तो नामों का ऐलान किया। पहली लिस्ट में 15, दूसरी लिस्ट में 9 नामों का ऐलान, लेकिन 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। मुकुल वासनिक ने भी दावेदारों से बात की, दिल्ली भी ये पूरा मैटर पहुंचा, लेकिन आज कयास लगाए जा रहे हैं कि आज लिस्ट
आ जाए। अनुराग जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। अनुराग, आज आ जाएगी लिस्ट? क्योंकि कल भी यही कयास लगाए जा रहे थे, मुकुल वासनिक ने लगातार दावेदारों से बात की, लेकिन कल वो पेच फंस गया, मतलब कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब आज भी यही कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या कल से आज तक में बातचीत हो गई होगी या फिर ऐसा तो नहीं कि अभी और समय लगेगा? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल देर रात भी नामों को लेकर बैठक की है, मंथन किया। और 2 दिन पहले मुकुल वासनिक जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने भी दावेदारों से मुलाकात की थी, 1-to-1 चर्चा की थी और उनकी दावेदारी को परखने का काम भी किया था। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि आज कांग्रेस अपनी बाकी बची 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। हालांकि राजगढ़ ब्यावरा में कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन 3 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है। मेहगांव सीट हो गई, मुरैना सीट हो गई और इसके अलावा जाति समीकरणों को साधने के लिए बड़ा मलेरा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार अभी तक तय नहीं कर पाई है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इन तीनों सीटों को लेकर भी पार्टी ने नाम लगभग तय कर लिए और पार्टी हाईकमान को आज नाम भेजे जाएंगे और उसके बाद दिल्ली से जो है 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे हैरत करने वाली बात है कि 24 सीटों पर नाम का ऐलान करने वाली कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इन सीटों को लेकर दावेदारी कर रहे हैं या फिर अपने करीबी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेहगांव सीट को लेकर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का नाम सबसे ऊपर है, हेमंत कटारे का नाम दावेदारों में सबसे ऊपर है। इसके अलावा कल्लू शर्मा और खुद डॉक्टर गोविंद सिंह के भांजे राहुल सिंह भदौरिया का नाम इस सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पेच कई तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि दिग्विजय सिंह, अजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के नाम को लेकर मुखालफत कर चुके हैं। तो पार्टी किसको टिकट देगी ये आज तय हो जाएगा। और इसी तरीके से मुरैना में भी कुछ हालात हैं। गुर्जर समाज के लोगों ने दिनेश गुर्जर को टिकट दिए जाने की वकालत की है। राकेश मावई यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, तो वहां पर भी पेच फंसा हुआ है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए कई तरह की मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी है, जब भी टिकट की बात आती है तो सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि बगावती तेवर जो देखने को मिलेंगे उनको कैसे चुप कराया जाए, उनको कैसे समझाइश दी जाए, और खासकर कांग्रेस में काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं कि भाई एक को टिकट दिया तो दूसरे को कैसे समझाइश देनी है, कैसे समझाना है। और शायद इस पर भी रणनीति तैयार हो रही होगी इतने दिनों से कि ये 4 सीटें जो बची हैं, दावेदार सारे हैं, टिकट एक को देना है, तो कैसे क्या कुछ रणनीति की जाए ताकि बाकी लोग शांत हो जाएं, समझ जाएं। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए 24 सीटों पर कांग्रेस ने जब अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो ग्वालियर चंबल की कई सीटों पर उम्मीदवारों का विरोध भी खुलकर हुआ। भांडेर से तो महेंद्र सिंह बोध ने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा देते हुए बहुजन समाज पार्टी का हाथ थाम लिया और अब वो बीएसपी के टिकट पर भांडेर सीट पर फूल सिंह बरैया के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि भांडेर सीट पर यहाँ कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए महेंद्र सिंह बोध नजर आएंगे, क्योंकि कहा जा रहा था कि भांडेर सीट कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट हो सकती है। लेकिन महेंद्र सिंह बोध के चुनाव मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी होना तय माना जा रहा है। इसी तरीके से दूसरी ऐसी सीटें दिमनी हो गई, अंबा सीट हो गई, इन सीटों पर भी विरोध जो है कांग्रेस के जरिए किया गया। कुछ बताए जा रहे हैं कि दावेदार जो थे वो अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल इस बात को लेकर है कि जिन बाकी बची 4 सीटें हैं वहां पर फूक फूक कर कदम रखा जाए और जो दावेदार हैं उनको पहले से ही मना लिया जाए, ताकि चुनाव में टिकट के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी को कहीं डैमेज का सामना न करना पड़े। तो कुल मिलाकर यही कोशिश कांग्रेस पार्टी की है कि वो फूक फूक कर कदम रख रही है। दावेदारों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, कुछ को मनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ को खुश करने का भी तरीका और फार्मूला ढूंढा जा रहा है और उसके बाद ही पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि अब पार्टी के उम्मीदवार के नाम के बाद पीछे सारे दावेदार खड़े नजर आएंगे। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों पर उम्मीदवार तय करने में देरी हो। चलिए अब इंतजार की आज माना जा रहा है कि आज लिस्ट आ जाएगी 4 सीटों पर, तो उसके बाद फिर ये जो सस्पेंस बरकरार है ये भी क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए।
उपचुनाव के रण के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की शक्ति की भक्ति देखने को मिली है। अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे। विधिवत रूप से वहां पर मां की पूजा अर्चना की। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इससे पहले कई बार बल्कि हर बार किसी भी चुनावी संग्राम से पहले या बड़े सियासी कदम उठाने से पहले मां का आशीर्वाद लेने इस मंदिर जरूर आते हैं। कमलनाथ भी उपचुनाव के पहले मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, जिसके कई मायने समझे जा रहे हैं। बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मां बगलामुखी का पूजन अर्चन किया और उपचुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मां के दर्शन के बाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से भी मिलने पहुंचे और उनका भी आशीर्वाद लिया। सियासी उठापटक के बीच प्रमुख सियासी दल के नेता का भक्ति रस में डूबना साफ करता है कि 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी दल चुनावी दांवपेच से लेकर अध्यात्म और भक्ति का भी सहारा लेने से नहीं चूक रहे। तंत्रोक्त विधि से निर्मित मां बगलामुखी के मंदिर पर पूजन अर्चना से साफ है कि चुनावी रणभेरी में जीत पाना दोनों दलों के लिए अब कितना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के 30 दिन में दोबारा सरकार बनाने के दावे पर बवाल मच गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज इंदौर में कहा, कमलनाथ की उम्र हो चुकी है, इस उम्र में उन्हें नींद नहीं आती, इसलिए वो इस तरह के दिव्य सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। देखिए क्या है कि इस उम्र में नींद नहीं आती तो आदमी सपने देखता है तो अच्छा है, देखना चाहिए भाई, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। कौन सा कॉन्फिडेंस है उन्हें? मैंने बोला सही आपको कि इस उम्र में नींद नहीं आती, नींद कम हो जाती है, रात में सपने देखते हैं। और दतिया जहां बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुभारंभ किया। उनाव ग्राम के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं उनाव ग्राम और उन्होंने बीजेपी कार्यालय का यहां पर शुभारंभ किया है। और इंदौर के सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। बॉर्डर पर आज से तैनात हुई एसएसटी एफएसटी की टीम, 25-25 टीमें तैनात। हवाला के पैसों अन्य चीज पर रहेगी नजर। तुलसी सिलावट, प्रेमचंद गुड्डू मैदान में 95 क्रिटिकल बूथ भी किए गए हैं चिन्हित। तो अब पुलिस प्रशासन सख्त। सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बॉर्डर पर आज तैनात हुई एसएसटी एफएसटी की टीम, 25-25 टीमें तैनात। हवाला के पैसे अन्य चीजों पर रहेगी नजर। आचार संहिता भी लगी हुई है। आपको बता दें यहां से तुलसी सिलावट जो कि संभावित प्रत्याशी और प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी मैदान में है। 95 क्रिटिकल बूथ भी यहां से चिन्हित किए गए। तो अब सांवेर विधानसभा उपचुनाव से पहले अब पुलिस प्रशासन सख्त है। बॉर्डर पर तैनाती कर दी गई है एसएसटी और एफएसटी की और 25-25 टीमें तैनात हैं। आपको बता दें जब से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से ही प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। हवाला के पैसों को लेकर भी कि हवाला के पैसों अन्य चीजों पर अब नजर रहेगी। अब बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोरबा से बड़ी खबर। कोरबा के एसीबी के सैनिक कैंप में लूट, सैनिक कैंप में लाखों की लूट। 2 सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर लूट की गई है। सुरक्षा गार्ड को चोट आई है, पीछे से कांच तोड़कर लुटेरे अंदर घुसे। सैनिक कैंप में लूट हुई है, लाखों की लूटपाट हुई है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बंधक बनाया गया, पीछे से कांच तोड़कर अंदर घुसे लुटेरे, लाखों की लूट की है। बड़ी खबर इस वक्त की कोरबा से आपको बता रहे हैं जहां सैनिक कैंप में लूट हुई है। आपको बता दें कि एसीबी के सैनिक कैंप में लूट, लाखों की लूटपाट हुई है। सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाया, सिक्योरिटी गार्ड को भी चोट आई है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बंधक बनाया, पीछे से कांच तोड़कर अंदर घुसे।
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां एसीबी के सैनिक कैंप में लूट हुई है, लाखों की लूट हुई है। दिन दहाड़े ये लूट, सिक्योरिटी गार्ड तैनात होने के बावजूद हिम्मत इतनी कि सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाया और फिर वहां से लूट की वारदात को अंजाम देके गए। आपको बता दें कि कांच तोड़कर अंदर घुसे ये लुटेरे और लाखों की लूट करके चले गए। एसीबी के सैनिक कैंप में ये लूट हुई है। दिन दहाड़े ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है ये कितने बेखौफ बदमाश रहे होंगे। बड़ी खबर, सैनिक कैंप में लूट, लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है लुटेरों ने। अब ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अब्दुल, ये दिन दहाड़े लूट की वारदात क्या कैसे हुआ, जरा पूरी जानकारी डिटेल में दें। जी सर, आपको बता दूं कि ये घटना जो है जिप्सा थाना क्षेत्र के में हुई है, जहां पर से एसीबी जो कंपनी है उसकी सैनिक जो कैंप बना हुआ है वहां पर ये हुई है घटना। और ये बीती रात जो देर रात जो है ये जो नकाबपोश जो लोग हैं वो अंदर पहुंचे हुए थे। 2 से 4 लोग बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से एसपी ने पूछताछ में गार्डों ने बताया है। और सबसे पहले तो 2 गार्ड को उसके साथ उन जो लोग हैं लोगों ने मारपीट की। उसके बाद उसे कमरे में बंद कर बंधक बना दिया गया और उसके बाद फिर ये वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जो पेमेंट की जो रकम है वो रखी हुई थी सैनिक कैंप में, और वो उस रकम को ये आरोपी जो है वो लेकर फरार हो गए हैं। कितनी रकम थी वो? जिसकी राशि जो है 25 से 30 लाख के करीब बताई जा रही है। अभी फिलहाल जो है पूछताछ जारी है, आखिर कितनी राशि जो है वो गई है ये पता लगाया जा रहा है। यानी कि रेकी वो लोग कर रहे थे पहले से, ये समझा जा सकता है क्या? निश्चित तौर पर इस तरीके की अगर कोई बड़ी वारदात होती है तो जो आरोपी है वो बड़े शातिराना तरीके से सबसे पहले इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले रेकी करते हैं। और उन्हें निश्चित तौर पर ये पता रहा होगा कि रकम यहाँ रखी गई है, उसके बाद ही ये लोगों ने धावा बोला और इस तरीके से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल, तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर सुकमा से, 5 लाख के इनामी नक्सली की मौत। इनामी मड़कम रमेश की मौत हुई है। जगरगुंडा के पुलन पाड़ का रहने वाला था रमेश। नक्सली कमांडर की बीमारी से मौत हुई है। एसीपी ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी। दोरनापाल एलओएस कमांडर भी था रमेश। 5 लाख का इनामी नक्सली था, बीमारी से इसकी मौत हुई है। तो आपको बता दें कि नक्सली कमांडर की बीमारी से मौत और मड़कम रमेश की मौत एसपी ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। 5 लाख का ये इनामी नक्सली कमांडर, इसकी बीमारी से मौत। सत्यनारायण चांडक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, नक्सली कमांडर की मौत, 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर था। सत्यनारायण, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो 5 लाख के इनामी कमांडर की मौत हुई। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सत्यनारायण से, लेकिन साथ ही आपको बता दें एक बार फिर कि नक्सली कमांडर की मौत हुई। 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर था, बीमारी से मौत बताई जा रही है। एसपी ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। कमांडर रमेश नाम, मौत हो गई बीमारी से। 5 लाख का ये नक्सली कमांडर कई वारदातों में शामिल। 5 लाख का इनामी ये नक्सली कमांडर था। बीमारी कारण बताया जा रहा है इसकी मौत का। एसपी ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। 5 लाख का ये इनामी नक्सली बताया जा रहा था और बीमारी के चलते बीमारी से इसकी मौत हो गई।
रायपुर के सड्डू इलाके में चाकूबाजी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। युवक से लूटपाट के लिए की गई चाकूबाजी। देर रात सड्डू इलाके में हुई वारदात। विधानसभा पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो राजधानी में चाकूबाजी, कहीं लूट कहीं चाकूबाजी, और सड्डू इलाके में ये चाकूबाजी हुई। युवक से लूटपाट के लिए चाकूबाजी की गई। देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इंदौरी से खबर, जहां मुड़ियाकुट गांव में 19 वर्षीय लड़की की हत्या का मामला। मृतका के परिजनों को साथ लेकर गांधी प्रतिमा के सामने बैठे कांग्रेसी। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। एसपी ने परिजनों के आरोपों से किया इनकार, जांच का दिया आश्वासन। शाहपुर थाना इलाके में 27 सितंबर को मिला था युवती का शव। बड़ी खबर उमरिया से, किसान को हाथी ने कुचला। खेत की रखवाली कर रहा था किसान की मौत। नौगमा पंचायत के सेहरा गांव की घटना, जहां किसान को हाथी ने कुचला।